छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हर पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं और अब वक्त हो चुका है एक खास मेहमान को मंच पर बुलाने का, जो कि छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जी न्यूज़ की सीनियर एंकर शोभना यादव को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह ने राजनीति का वो एक्सपीरियंस देखा है और वो एक्सपीरियंस आज इस मंच से शेयर करेंगे। साथ ही बीजेपी की क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रसिका। तो रसिका ने बताया कि कद्दावर नेता, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का अगर सबसे बड़ा चेहरा किसी को कहा जाता है तो वो डॉक्टर रमन सिंह हैं। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने पे, नक्सलवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने में डॉक्टर रमन सिंह का अहम योगदान रहा है। तो मैं सवालों की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया जाए इस मंच पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा पहले भी आपसे कई बार रहा है आपके साथ इंटरव्यू और हमेशा बहुत शानदार रहा है। तो मैं आज भी चाहती हूँ कि आप जिस बेबाकी के साथ हमेशा जवाब देते हैं, आज भी वैसा ही कुछ हो। सबसे पहले, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री आप प्रेजेंट मुख्यमंत्री को जितने अच्छा रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, वो मुझे लगता है कोई नहीं दे सकता है। तो भूपेश बघेल सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? पहला प्रश्न ही आपने ऐसा पूछा है जिससे पूरा इंटरव्यू की सार और यहीं से शुरुआत होगी। भूपेश जी को नंबर देना है कि 10 में से कितने नंबर मिलेंगे जी। और मेरा अंकलन एज एक विपक्ष के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, एक नागरिक के नाते मैं कहूँगा कि भूपेश जी अपने सारे वादे, जितने वादे उन्होंने जन घोषणा पत्र किए थे, उसमें से 36 में से 19 वादे अधूरे हैं। तो मैं कहूँगा कि भूपेश बघेल को यदि कोई नंबर भी देना चाहे तो पासिंग मार्क तक भी नहीं पहुँच रहे हैं। ये स्थिति में भूपेश बघेल मतलब फेल कर रहे हैं डॉक्टर रमन भूपेश बघेल जी को। मुझे फेल क्या करना है? छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले 3 तारीख के मतदान में पूरी तरीके से भूपेश बघेल को रिजेक्ट करने वाली है, फेल करने वाली है। चलिए, तो आपने तो फेल कर दिया उनको। मेरा अगला सवाल ये है कि कोई एक ऐसा अच्छा काम जो डॉक्टर रमन सिंह को लगा हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने या भूपेश बघेल ने ये काम अच्छा किया, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अब अगले टर्म में तो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, या बीजेपी शासन में आती है तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे? काम कोई बुरा नहीं होता। डेवलपमेंट के सब काम अच्छे होते हैं, विकास के कोई भी काम करता है अच्छे होते हैं। सवाल जो आदमी काम कर रहा है और जो संस्था के प्रमुख के हैसियत से काम कर रहा है, उसकी नीयत और नीति क्या है। नीति तो सबकी ठीक रहती है, मगर जब नीयत में खोट हो जाता है, नीयत जब गड़बड़ हो जाता है तो ये सारे काम गड़बड़ होने लगते हैं। भूपेश बघेल की नीति जो भी रही है, पुरानी और नई नीति, मगर नीयत पे लगातार हमने प्रश्न चिन्ह उठाया है और ये लगातार उनके फेल्योर का कारण भी रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप लगातार चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त हैं, पुरजोर कोशिश आपकी है कि 15 साल के शासन चलाने के बाद एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो। छत्तीसगढ़ में ज़मीनी तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि आप जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और वो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जाएगा और आप एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएंगे? या कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? पूरे इस चुनाव की भूमिका यदि संक्षिप्त में बताना चाहूँ कि ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जैसे आपका प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा चुनाव 3 मुद्दों पर टिका हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको इशू बनाया है कि भूपेश बघेल के सबसे पहले जो सबसे बड़ा विषय था, जिसके आधार पे सत्ता में आए, जनता ने जिस पर भरोसा किया और जनता की आंख में धूल झोंक कर जन घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादे किए जो वादे पूरे नहीं किए जा सकते थे और न किए गए। तो जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे,
बड़ी बात उन्होंने कही, महिलाओं के साथ 50% वर्ग उनके धोखे में रखा और कहा कि हम सत्ता में आते ही पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी तो नहीं कर पाए भूपेश जी, मगर घर घर पहुंचा के घर पहुंच शराब पहुंचाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। ये जनता अब पूछ रही है क्या हुआ तुम्हारे वादे का। 10 लाख नवयुवक खड़े हैं आज छत्तीसगढ़ में, वो पूछ रहे हैं क्या हुआ 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो भूपेश बघेल ने कही थी। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जो जन घोषणा पत्र में 2 लाख संविदा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा किया था, 2 साल की बोनस देने के बाद वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ना जाने कितने वादे इन्होंने किए थे, वो सारे वादे अधूरे हैं। पहला मुद्दा तो जन घोषणा पत्र में इनके वादे। दूसरा मुद्दा सरकार ने 5 साल में भूपेश बघेल के आने के बाद जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास के काम रफ्तार से चल रहे थे, ये 5 साल में विकास के सारे काम ठप हो गए। न सड़क बने, न पुल बने, न पुलिया बने, न स्कूल बने, न अस्पताल बने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम 5 साल में कुछ हुए नहीं। और ये हालत है कि मेंटेनेंस के लिए आज छत्तीसगढ़ में कहीं चले जाएं, हमने यदि 30,000 किलोमीटर सड़क बनाया है तो भैया भूपेश जी से हम कहते रहे कि भैया उसको मेंटेन तो करो, एनुअल रिपेयर के लिए तो फंड दो। आज वो पूरे सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अब ये हालत छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है कि डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से ये 5 साल शून्य रहा। और तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दा है, चुनाव में निर्णायक भूमिका जिसकी रहने वाली है, कि आपने 5 साल समय दिया, जनता की सेवा के लिए आग्रह किया, मगर 15,000 करोड़ के घोटाले पे घिरी हुई सरकार है। 15,000 करोड़, इतना बड़ा और इतना व्यापक भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होगा कि मुख्यमंत्री इस प्रकार के भ्रष्टाचार करे। और शायद सरकार के खजाने से ऐसी लूट कोई मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही खजाने से लूटने का आदेश जारी करे। शराब के दुकान में 40% अवैध शराब बेची जा रही है, खुलेआम बेची जा रही है, बिना हॉलमार्क के, बिना जीएसटी पटाए शराब निकल रहा है। ये पूरा पैसा कांग्रेस पार्टी के खर्चे में, खाते में जा रही है। उन्होंने दूसरा बड़ा काम किया कि कोयले में 500 करोड़ का घोटाला। तीसरा विषय 600 करोड़ का पीडीएस के चावल में। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस बार इतना बड़ा मुद्दा है और उसी के वजह से भूपेश बघेल सरकार वोटर तक नहीं पहुंचेगी और हारेगी। आप ये भी कहते आए अब तक साहिबो बदल के रहिबो, अब तक सहीबो बदल के रहिबो, आप ये कहते आए। गांव गांव में कहा जा रहा है, नारे गूंज रहे हैं। हाँ। एक एक व्यक्ति अब जोर जोर से चिल्ला के छत्तीसगढ़ी में बोलता है कि सहने की सीमा समाप्त हो गई, अब नहीं सहीबो बदल के रहिबो। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो ये नारा दे रहे हैं और आप ये दावा भी कर रहे हैं कि गांव-गांव में ये नारा लगाया जा रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल जो आ रहा है, जो आंकड़ा सर्वे का आ रहा है, वो तो आपके खिलाफ जा रहा है। हालांकि बैक टू बैक फाइट जरूर दिख रही है, लेकिन आप हारते हुए दिख रहे हैं उन आंकड़ों में। देखिए, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट, अलग अलग आंकड़े अलग अलग टीवी में आ रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात होती है, एजेंसी दूसरी दूसरी है, मगर जमीन की धरातल की सच्चाई को हम जानते हैं। गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, बस्तर से सरगुजा तक हम घूम रहे हैं, लोग आम आदमी से सीधी मुलाकात किसानों से, मजदूरों से हम कर रहे हैं। आज जो जिस प्रकार का करंट है अंदर सत्ता के विरोध का, भूपेश के विरोध का, वो जबरदस्त एक वेव की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और निश्चित रूप से 100% परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। अब कोई किसी को शंका नहीं रह गया। ठीक है, कांग्रेस ने अपने जो वादे कर रही है कांग्रेस, उसमें 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ कर्जा माफ करने की बात कर रही है। अगर डॉक्टर साहब सत्ता पे काबिज होते हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या ऑफर आपका है किसानों के लिए? कैसे इस वादे की तोड़ डॉक्टर रमन सिंह आज इस मंच से किसानों को देना चाहेंगे? देखिए, भूपेश जी के वादे पर कितना जनता भरोसा करे। 5 साल पुराने वादे तो पूरे नहीं कर पाए। 5 साल पहले जो बड़ी बड़ी बातें कही थी वो आज भी अधूरी है।
फिर रोज नई घोषणा कर रहे हैं, रोज नई घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है, 40 दिन के बाद छुट्टी हो जाना है भूपेश जी का। अब जो घोषणा कर रहा है उसका जनता समझ रही कोई मतलब नहीं है, जाते जाते दुकान लुटाने में लगे हुए हैं। मगर ये घोषणा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जितनी भी घोषणा कर रहे हैं उसमें से अधिकांश घोषणा पहले भी बोल चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा उनकी घोषणा का। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि 17 लाख लोगों को आवास देंगे। ठीक है। अब भूपेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी नासमझ नहीं है भाई कि आपने 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा 16 लाख आवास प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। आपको सिर्फ 40% मैचिंग ग्रांट देना था, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा भेज दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार नोटिस दिया आपको कि आप राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गरीबों की योजना बनाइए। भूपेश बघेल 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल निकाल दिया, मगर 5 साल में एक भी आवास, ये 16 लाख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किया था, सर्वे की सूची के आधार पर स्वीकृत किया था, एक भी आवास नहीं बना पाए। जब आवास नहीं बना पाए, आचार संहिता लगने के बाद आज भूपेश को ख्याल आ रहा है कि मैंने आवास नहीं बनाया, जनता में जबरदस्त नाराजगी है। अब वो घोषणा पत्र में बोल रहे हैं। तो क्या इसको सत्ता का स्वभाव माना जाए? क्योंकि मनरेगा को लेकर ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगाती है। तो क्या ये सत्ता का स्वभाव है कि जो दूसरी पार्टी ने काम किया है उसको आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि उसमें पूरे रोड़े अटकाने और उसको रोकना है, और पूरी क्रेडिट की लड़ाई है? नहीं, क्रेडिट की लड़ाई जब ये जो आवास के लिए तो मैं साफ साफ कहूँगा, ये जानबूझकर भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, क्रेडिट उनको ना जाए इसलिए उन्होंने पूरी योजना को ही रद्द कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ, जब फेडरल स्ट्रक्चर में सरकार अलग अलग रहती है, मगर आपको बेहतर योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। इसमें इस प्रकार की जो रोक लगाते हैं वो उचित नहीं मानता। ठीक है। जातिगत जनगणना कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाकर इसको पेश कर रही है। आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां आप जाते हैं, जनजातीय समाज जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी की क्या लाइन है ये मैं जानती हूँ, मैं डॉक्टर रमन सिंह की लाइन जानना चाहती हूँ। अगर जातीय जनगणना बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री आप इस राज्य में कराते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासियों तक, जमीन तक ज्यादा फायदा पहुंचेगा? उनकी संख्या के हिसाब से आप बजट एलोकेशन कर पाएंगे, जैसा कि कांग्रेस कहती है? यहाँ तक सवाल है आदिवासियों की गणना की, जनगणना की, तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बन गए। छत्तीसगढ़ के हिस्से में जब हम लोग 2000 में नए राज्य में रहने लगे, तो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल आरक्षण 20% दिया गया था, 20% था। जबकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद आबादी के आधार पे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल का पॉपुलेशन बढ़ के 32% हो गया था। तो वो 20% संयुक्त मध्य प्रदेश में ठीक था, मगर छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद ये 32% के आंकड़े छू गया था। तो हमने सबसे बड़ा काम और पहला काम किया, ये कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की सबसे बड़ी पहल हमने की। हमने 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को देना शुरू किया, और ये हम शुरू कर चुके। तो हमने तो बड़े बड़े कदम उठाए हैं ऐसे आरक्षण के देने के लिए। और हमने आरक्षण में जिसका बेनिफिट मिलता है, हमने तो डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर बना दिया। बस्तर के दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, छोटे छोटे जिलों में वहीं के स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए गवर्नर से परमिशन लेकर डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर बना के वहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। और वहाँ आरक्षण दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में 84% पॉपुलेशन है, वहाँ 84% उनको पॉपुलेशन का लाभ मिलता है। वहाँ सर्विस में उनको तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधे नियुक्ति करना शुरू किया। 5000 नवयुवकों की भर्ती हमने की। तो डॉक्टर रमन ने तो सारे कदम उठाए हैं जो बेहतर हो सकता है। मगर भूपेश जी को मैं कहना चाहता हूँ, या राहुल जी को मैं कहना चाहता हूँ, भैया जब जब विपक्ष में आते हो तो नारा बुलंद करते हो। 65 साल दिल्ली में तुम्हारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तुम्हारी सरकार रही, चुनाव के समय क्यों याद आता है
5 साल सत्ता में भूपेश बघेल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठे रहे, क्या उस समय उनको याद नहीं आया? अब जब आचार संहिता लग गया तो जातिगत जनगणना पे ताकत दिखा रहे हैं। ये उस समय करते जब सरकार में बैठे थे या दिल्ली में उनकी सरकार थी। 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री के पद में मनमोहन सिंह जी बैठे थे, सोनिया जी और राहुल बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उस समय क्यों नहीं पहल की गई, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया गया? आज जब विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं, इसलिए जनता समझती है कि चुनाव के समय इनकी आवाज़ क्यों बदलती। डॉक्टर रमन ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस की कमियां भी गिनाई। मेरे मन में एक सवाल आता है, 15 साल प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात मॉडल की बात हुई। कई बार बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के भी मध्य प्रदेश मॉडल का जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के छत्तीसगढ़ मॉडल का कभी जिक्र नहीं हुआ। क्या इस बात का दुख है डॉक्टर रमन सिंह को? और अगर नहीं किया तो क्या वजह रही? क्या आप उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए? किसकी कमी मानते हैं ये? नहीं, डॉक्टर रमन को कोई दुख या कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैंने जो कार्य योजना बनाई, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमने खाद्यान्न सुरक्षा का कानून बनाया पहली बार। खाद्यान्न सुरक्षा में 65 लाख परिवार को दोनों राशन की व्यवस्था, हमने 1 रुपया किलो चावल, नमक और चना की व्यवस्था की। ये कानून बनाकर हमने, और जब मेरे सामने कानून बना, लोगों ने कहा कि पीडीएस पे हाथ मत डालो, ये बहुत ही गलत किस्म से काम चलता है, इसमें भ्रष्टाचार है 40%। मैंने कहा इसको मैं जीरो लीकेज करूंगा, फ्री करूंगा, करप्शन से मुक्त करूंगा। और हमने उस पीडीएस सिस्टम को 65 लाख परिवार तक ले गए। और आपको बताएं कि 65 लाख परिवार में 65 लोगों की भी। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए मैं आगे बोल रहा हूँ, मन में ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हुई कभी देश में? आगे मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं उसका संदर्भ दे रहा था। मगर इस मामले की चर्चा सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अध्ययन करने के लिए आए और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको यदि ख्याल होगा तो कहा, हिंदुस्तान में यदि पीडीएस का मॉडल यदि कहीं पे स्वीकार करना चाहिए तो छत्तीसगढ़ का पीडीएस स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट में छत्तीसगढ़ के लिए कहा, डॉक्टर रमन के लिए कहा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात की गूंज उठी, चर्चा उठी, और सब राज्य के मुख्यमंत्री, हमारा पेडी, हमने जो सिस्टम बनाया, पेडी का केवल प्रोक्योरमेंट नहीं किया, प्रोक्योरमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, जनरेशन प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक चक्र हमने पूरा बनाया, जो देश का एक मॉडल बना। और देश में चर्चा हुई, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अध्ययन के लिए अपनी टीम भेजे, लोग आए, विशेषज्ञ आए, और बाकी राज्यों ने उसको लागू किया। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सारे मामले, माइनिंग के मामले में, खनिज के मामले में, 15 साल तक मैं खनिज मंत्री रहा, 15 साल तक मैं ऊर्जा मंत्री रहा। आज खनिज में आ गए भूपेश बघेल जी, 500 करोड़ का घोटाले का उनके ऊपर आरोप लग गया। और घोटाले इसलिए आरोप लग रहा है, मैं लगा रहा हूँ, आपने सिस्टम को बदल दिया। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना डॉक्टर साहब, कि जब इतने सारे मेडल्स आपके गले में हैं, सबसे वरिष्ठ नेता आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर आप इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है? क्यों सामूहिक नेतृत्व की बात पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्या दुख है डॉक्टर रमन को? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले मतदान में छत्तीसगढ़ की जनता को बुरा लगेगा और शायद बीजेपी का नुकसान हो जाए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह चेहरा नहीं है? नहीं, देखिए, आपको मैं फिर पीछे ले जाता हूँ। 2003 का चुनाव हुआ, 2008 का चुनाव हुआ, 2013 का चुनाव हुआ और 2018 में 4 चुनाव हमने अभी लड़े। 4 चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के 3 बार डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बने। मगर ये 4 बार में, चारों चुनाव में कहीं डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट पार्टी ने कभी नहीं किया, इस बार भी नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे ही हमारे यहाँ विधायक चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, हम 1 घंटा में मुख्यमंत्री का चयन कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। मगर सवाल इस बात का है कि बीजेपी तो घोषित रूप से संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, मगर कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में पहले बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे,
भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश को प्रोजेक्ट किया गया, बड़े बड़े पोस्टर पॉम्पलेट बन गए, लाखों टी शर्ट आज छप गए, भूपेश है तो भरोसा है। दिल्ली से फरमान आया, टी शर्ट उतार दो, पोस्टर निकाल दो, एक नया लाइन चालू हो गया, भरोसे की सरकार। पर ये तो आप मानेंगे अब भरोसे की सरकार का मतलब, दिल्ली ने कहा यहाँ सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो कांग्रेस भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, कहीं भी किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। ठीक है डॉक्टर रमन, ये तो आप मानेंगे ना कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद डॉक्टर भूपेश बघेल जिस तरीके से एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं, शायद 5 साल पहले उतना उस तरह के छवि उनकी नहीं थी और उस तरह से उनको नहीं देखा जाता था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 5 साल कांग्रेस में भूपेश बघेल को मिले हैं, ये कांग्रेस के भूपेश बघेल ने इसको बहुत कैश किया है, अपने एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो पहुंचे, जिस तरह वो कलाबाजी खाते हुए दिखते हैं, खेल खेलते हुए, लोक नृत्यों पे नाचते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वो जनता के बीच में घुस गए और ज्यादा जनता उनको प्यार कर रही है? डॉक्टर रमन उतना जनता के बीच में नहीं जाते थे। लोक नृत्यों या मैं पर्व और त्योहारों की बात कर रही हूँ। ऐसा है कि लोक कला, लोक संस्कृति का हिस्सा बनना सबको ठीक अच्छा रहता है, मगर सवाल ये इस बात का है कि अकेले भंवरा और गिल्ली डंडा और गेड़ी चढ़ने से विकास नहीं हो जाता। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता विकास चाहती है, जो विकास शून्य हो गया है भूपेश जी के राज में, उसका इंतजार हो रहा है। आपने बहुत अच्छा गेड़ी चढ़ के दिखा दिया, मान गए, मगर आपको बहुत अच्छा उस सड़क को भी बनाना चाहिए जहाँ गड्ढे ही गड्ढे पड़ गए, स्कूलों का ठीक करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। 5 साल में भूपेश ने वो कुछ नहीं किया और सिर्फ छत्तीसगढ़िया बात करता है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करते, मगर जब काम करने का या छत्तीसगढ़ियों को मान सम्मान और छत्तीसगढ़ अस्मिता और गौरव की बात आती है, जब राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को, छत्तीसगढ़िया को स्थापित करने का अवसर आता है, तो भूपेश जी का चॉइस कोई छत्तीसगढ़ का आदिवासी या कोई ओबीसी या अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं होता। ये 3 लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, कोई उत्तर प्रदेश से जा रहा है, बिहार से जा रहा है, कर्नाटक से जा रहा है। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़िया बात जो भूपेश कर रहे हैं। ठीक है, मुफ्त की गारंटी, फ्रीबीज, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। अब मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त गारंटी, कांग्रेस का मुफ्त और आपका मुफ्त, क्या फ़र्क है? नहीं, हमने जब शुरुआत की और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, हमने शुरुआत की गरीबों को 1 रुपया किलो चावल योजना से। उसका बेनिफिट ये हुआ, IMR MMR माल न्यूट्रिशन में फ़र्क आया। हमने शुरुआत की किसानों को 16% ब्याज दर से 0% ब्याज दर में सहकारी बैंक का ऋण देने के लिए बात की। हमने शुरुआत की तो बस्तर से सरगुजा तक एजुकेशन हब बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए किए गए कामों की शुरुआत की। तो हमारी जो योजना थी और जो हमने थोड़ी बहुत सब्सिडी भी दी है, तो वो विकास मूलक कामों के लिए दिया है, विकास के लिए दिया है। ठीक है, ईडी CBI आजकल बहुत चर्चा में है और केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि विरोधियों को, विपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी कर रहे हैं, जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो उस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और एकदम साफ सुथरा निकलता है। इस पर डॉक्टर रमन क्या कहेंगे? भूपेश जी की सरकार को हिंदुस्तान में पहचान मिला है और भूपेश के नाम से हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ बोले कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो पहला प्रश्न सामने वाला करता है वही ईडी और सीडी वाली सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार। तो छत्तीसगढ़ की पहचान को किस रूप में भूपेश ने देश की जनता के सामने रखा है। और सवाल इस बात का है, यदि आप 2000 करोड़ का कोई शराब में खुलेआम डकैती करोगे, आप यदि राजा चोर हो जाए, राजा ही गड़बड़ी करने लगे, तो उसको पकड़ेगा कौन? यदि आपकी स्थानीय पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो PMLA में फिर कार्रवाई करने के लिए ईडी को आना ही पड़ता है। जब हजारों करोड़ का मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब महादेव ऐप में सरकारों में हो रहा है जहां विपक्षियों की सरकार नहीं सर, मैं आपको बता दूं, महादेव ऐप में
10,000 करोड़ का मामला सामने आया है, इतना बड़ा मामला आया है। छत्तीसगढ़ सरकार को मालूम होते हुए भी जुआ सट्टा एक्ट में और इस पे कोई कार्रवाई आज तक ना करके फिर ईडी को तभी आना पड़ता है जब आप कार्रवाई नहीं करते। इसलिए ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने दस्तावेज प्रस्तुत किया, 13,000 पेज के दस्तावेज कोर्ट में ईडी ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की। 7-7 महीने से इनके 2 IAS अधिकारी जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं हो पा रही है, जमानत नहीं हो रही। 200 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की गई, जिनके पास कोई पैसा नहीं था। उस पर कांग्रेस तो इतने ये कहती प्रमाण है कि जब एक बार सत्ता में आप हमें आने दीजिए और फिर आप देखिए घोटाले। भाई सत्ता में बैठे हुए हैं, 5 साल से हम लोग भी देख रहे हैं, भूपेश जी 5 साल से सत्ता में हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किए, क्या नहीं करना चाहते थे। मगर जब मामला स्पष्ट रूप से सफाई साफ सुथरे काम का है तो उसमें कहीं चिंता की बात रहती नहीं। ठीक है, इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी आई गई है। पिछली बार भी 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, हालांकि जीत नहीं दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी है, अजीत जोगी के बेटे हैं, उनकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी है। क्या लग रहा है ये जब वोट सब में बटेगा तो इसमें सीधा सीधा फायदा बीजेपी का होगा, क्योंकि आप तो हिंदुत्व के मुद्दे पर इंटैक्ट हैं। वोटों का डिवीजन यदि किस रूप में होता है, जैसे जोगी कांग्रेस चुनाव के मैदान में है, गोंडवाना गणतंत्र परिषद के लोग मैदान में हैं, या आप पार्टी मैदान में है, तो वोटों का डिवीज़न यदि बेहतर तरीके से होता है और 8 से 10% वोट यदि तीसरी शक्ति की ओर जाते हुए दिखता है तो उसका लाभ निश्चित रूप से 8% वोट के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये हमने देखा है। ठीक है, ध्रुवीकरण वर्सेस मतांतरण, ये आपने एक कहा है ये बात कि भूपेश बघेल सरकार जब से आई है तब से ध्रुवीकरण कर रही है, लेकिन ध्रुवीकरण का आरोप तो आप पर लगता है। आप कहते हैं कि जातीय जनगणना कराकर जातियों में बांटकर कांग्रेस फायदा लेना चाहती है। धर्म के नाम पर तो आपने भी बांटा है, क्यों? हिंदुत्व का मुद्दा क्या मुसलमानों को जोड़ता है हमसे? हमने कभी चुनाव की राजनीति में चुनाव के लिए राम जन्मभूमि के मंदिर का विषय कभी लिया नहीं। हमने तो छत्तीसगढ़ में आरोप ये लगाया कि भैया यदि आज 5 साल में धर्मांतरण की रफ्तार बढ़ गई है, बस्तर और सरगुजा के ट्रैवल लोगों को बलपूर्वक प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया जा रहा है, धर्मांतरण की आंधी चल रही है। यहाँ के एसपी ने बस्तर के पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, अपने डीजी को और अपने चीफ सेक्रेटरी को कि यदि बस्तर में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो डेमोग्राफी बदल जाएगा पूरे बस्तर का, ये खतरा सामने हो रहा है। जब इतनी बड़ी बात एक एसपी ने लिखकर भेजा, उसके बाद भी ये इस पे करेक्टिव मेजर्स कोई उपाय नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं कहता हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ बनी है 5 साल में, वो चाहे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर की घटना हो, कवर्धा की घटना हो या भिलाई की घटना हो, ये दिखाता है कि कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की राजनीति अपनी चरम पर पहुंची। ठीक है, मैं अब मेरे पास भी अब समय कम है और बस 1-2 सवाल मैं भी जानती हूँ, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। महिला आरक्षण की जब आपने बात की, जब जातीय जनगणना आई तो आपने महिला आरक्षण का तुरुप का पत्ता फेंका। जब आपने महिला आरक्षण का तुरुप का पत्ता फेंका तो कांग्रेस ने उसमें ओबीसी फैक्टर लगाकर उसको धराशायी करने की कोशिश की। क्या लग रहा है आपको? ऊंट किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं, बहुत अनुभवी नेता है, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। महिला आरक्षण और महिला आरक्षण की वकालत समय समय पर कांग्रेस के भी सारे वरिष्ठ नेता करते रहे हैं। जब कांग्रेस महिला आरक्षण की बात करती है तब तक तो ठीक है, मगर यदि वही प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी लाकर लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर कर लेते हैं, ये अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास का एक राजनीति के टर्निंग पॉइंट है। इतना बड़ा कदम उठाने का काम कि आज महिलाओं के पास यदि विधानसभा और लोकसभा में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, उनकी भागीदारी। डॉक्टर रमन, मैं बतौर महिला कह रही हूँ, ये आपने वो चांद दिखा दिया जो अभी भी चंदा मामा दूर के ही हैं।
आप भी जानते हैं कब वो होगी, गिनती होगी, कब वो सब कागजों पे आएगा। मतलब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, महिलाओं को आपने खुश भी कर दिया, पर आपने चंदा मामा के लिए रॉकेट भी तैयार है। हम वहां तक प्लेटफॉर्म में उतरने की तैयारी भी कर लिए हैं और 2024 तक की कार्य योजना जातिगत जनगणना महिलाओं के आरक्षण के विषय को लेकर जो सेंसस कराना है उसकी भी तैयारी हो गई है और इमीडिएट हो नहीं सकता था। इसलिए इस चुनाव के बाद जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें आपको खुश होना चाहिए और आपको तो तारीफ करना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी अगुवाई करने का श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाता है। ठीक है, नक्सलवाद पे आना चाहूँगी और इसलिए आना चाहूँगी, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है और मेरे साथ जो डॉक्टर रमन बैठे हुए हैं, मुख्य धारा में नक्सलवादियों को जोड़ने का अहम काम डॉक्टर रमन के द्वारा किया गया। जोरदार पहले तालियां बजाई जाएं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम को आपने, इसका बीड़ा उठाया, इसको अच्छी तरह किया भी, क्या भूपेश बघेल सरकार ने आपकी अपेक्षा के अनुसार इसमें सफलता पाई? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो वो कहते हैं कि आंकड़े कम हुए हैं नक्सल अटैक के, नक्सलवादी घटनाओं। देखिए, मूलभूत नक्सल की लड़ाई किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। कोई कांग्रेस और बीजेपी के बीच विभाजित होकर नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते। ये नक्सलवाद की लड़ाई हम सबकी है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। और हमने विधानसभा के अंदर क्लोज डोर मीटिंग भी की दिन भर का, जिसमें सारे विषयों पे डिस्कशन कांग्रेस के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मगर मुझे लगता है कि ये 5 साल का समय है जहाँ नक्सलियों के ऊपर उनके खात्मे की तैयारियां हो चुकी थी। यदि कठोरता के साथ उनके खिलाफ एक्शन हुआ होता, इंटर स्टेट कोऑपरेशन के साथ, इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ, तो आज हम बेहतर स्थिति में होते। इसमें और कुछ करने की भी बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में बस्तर का एक हिस्सा नक्सलियों से पीड़ित है, मगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ी उपलब्धि रही, सरगुजा का पूरा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो गया। तो एक पूरा संभाग नक्सलवाद से मुक्त हुआ, दूसरा बस्तर बाकी है और मुझे लगता है इसमें पूरी ताकत लगा के सबको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते चलते अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल ये है कि अगर कांग्रेस, अगर लगा रही हूँ मैं सर, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो डॉक्टर रमन सिंह की मुख्यमंत्री पद की चॉइस कौन होंगे? भूपेश बघेल होंगे, टीएस सिंहदेव होंगे या चरणदास महंत होंगे? सर जवाब दीजिएगा, डिप्लोमेटिक मत, आपकी पसंद क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मुझे यदि एक बड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है ये आपका, जिसमें डॉक्टर रमन को कभी जीवन में अवसर नहीं मिलता, न मिल सकता, न मिलेगा। मगर यदि ईमानदारी से मुझे जज बना दिया जाए, हाँ, और कहा जाए कि इन तीनों में से बेहतर प्रशासक कौन हो सकता है, तो मैं अभी भी टीएस सिंहदेव को ज़्यादा नंबर दूंगा। चलिए, तो कितनी सीटों का दावा आप आज जी न्यूज़ के मंच से कर रहे हैं? आप 90 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत कर सत्ता में आने का दावा करती है? बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ 2023 के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका की गुंजाइश मेरे मन में नहीं। चलिए, ढेरों शुभकामनाएं डॉक्टर रमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी पुराने अंदाज में बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। तो